एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो की शुरुआत में आज आपसे एक सवाल पूछकर करना चाहते हैं। फर्ज करिए कि आपके ज़िले के जो डीएम या पुलिस के कप्तान हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कि बहुत ख़राब काम कर रहे हैं। अब उन्हें हटाने या रखने का हक किसके पास होना चाहिए? और हटाना भी ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ज़िले में भेज दिया जाए, राज्य से ही निकाल कर कहीं और लगा देना। राज्य के कैडर का आईएएस या आईपीएस अधिकारी कब कहां नौकरी करेगा और कब राज्य से हटा लिया जाएगा, ये इसका पूरा पावर क्या केंद्र सरकार के ही पास होना चाहिए, या फिर राज्यों का भी ऐसे फैसलों में कुछ हक होना चाहिए? ये पूरा सवाल है। आप इसका जवाब मन में सोच कर रखिए, क्योंकि आज के शो की बड़ी खबर में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार कुछ ऐसा नियम लाने की तैयारी में है जिसके डर से न सिर्फ गैर एनडीए बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी परेशान दिख रहे हैं। राज्य कहने लगे हैं कि सब कुछ मोदी जी को ही करना है, तो हम क्यों हैं? तो मोदी सरकार ऐसा क्या करने जा रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, हो सकता है आपने पहले देख लिया हो। वीडियो पर अंग्रेजी में जानकारी लिखी हुई है और इस लिखावट का हम हिंदी में तर्जुमा आपके लिए कर देते हैं। लिखा है कि 2022 के रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल के दौरान भारतीय नेवी की एक कंटिंजेंट बैंड पर एक जो मशहूर बॉलीवुड गाना बज रहा है उस पर झूम रही है। वीडियो देखने में आंखों को अच्छा लगता है, इसलिए हम में से बहुत लोग इसे देखकर आगे बढ़ गए। बहुत लोगों ने इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं खोजी, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञ और आर्मी वेटरन इस वीडियो पर थम गए। वीडियो को सेना की शान के खिलाफ बताते हुए कई तरह की बातें ट्विटर या बाकी जगह लिखी जा रही हैं। मसलन सेना से सेवानिवृत्त और अब डिफेंस जर्नलिस्ट अजय शुक्ला ने लिखा कि मोदी सरकार तीनों सेनाओं की प्रतिष्ठा को खत्म करने में लगी है। उन्होंने डांस को शर्मनाक नेवी नौटंकी बताया और ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों सेनाओं के प्रमुख ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्या उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं? इसी तरह की बातें कई और लोगों ने भी लिखी। अब इस डांस की आलोचना करने वालों की आपत्ति क्या है, पहले ये समझते हैं। पहली आपत्ति यह है कि बॉलीवुड के किसी कैबरे सॉन्ग पर डांस करना, या कहिए कि इनफॉर्मल बिहेवियर करना सेना की परंपरा और अनुशासन के खिलाफ है। माने इस बर्ताव से सेना की परंपरा और प्रतिष्ठा खंडित हुई है। सेना की परंपरा के हिसाब से सेरेमोनियल ड्रेस या वर्दी और हथियारों के साथ जवान इनफॉर्मल बिहेवियर नहीं करते। हम जानते हैं कि सेना की वर्दी पहनने वाला सेना के अनुशासन में भी बन जाता है, उसकी एक गरिमा है और सिविलियंस की तरह काम अमूमन नहीं करता है, फिर चाहे बात बॉलीवुड के कैबरे सॉन्ग्स पर डांस करने की ही क्यों ना हो। ऐसा माना जाता है। ये ट्रेडिशन की बात है, थंब रूल्स या रिटन रूल्स की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक लेकिन जुड़ जाता है। YouTube पर आप खोजेंगे तो ऐसे कई पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे जब जवान वर्दी में आपको डांस करते दिख सकते हैं, वो भी गणतंत्र दिवस की रिहर्सल के दौरान या फिर बीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल के दौरान। कभी भी ऑफिशियल प्रोग्राम्स का हिस्सा ये डांस परफॉर्मेंसेस, ये सॉन्ग्स नहीं होते हैं। ये रिहर्सल के दौरान ऑफ टाइम की चीज़ें होती हैं। अब ये कोई आधिकारिक कार्यक्रम तो है नहीं, ये कार्यक्रम की तैयारी भर है। तो इसमें ट्रूप्स आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए या दूसरी कंटिजेंट को मोटिवेट करने के लिए या अपने कंटिजेंट को मोटिवेट करने के लिए इस तरह का डांस करते हैं। दूसरे कंटिजेंट को चीयर करते हैं, अपने भी कंटिजेंट को चीयर करते हैं, और ऐसा बहुत पहले से होता आया है। इसलिए इसमें हमें कुछ अलग सा या पहली बार या गलत नहीं लगा। तो फिर इस वीडियो को लेकर ही आर्मी वेटरन्स आहत क्यों होते जा रहे हैं? आपत्ति ज्यादा उस गाने पर है जो नेवी बैंड बजा रहा है, या फिर नेवी कंटिजेंट जिस पे झूमते दिख रही है बैंड कोई दूसरा है, जो कि बॉलीवुड का एक कैबरे सॉन्ग है। सेना की परंपरा में कुछ खासी धुनों पर डांस किया जाता है। हर गाना आप ये कह लीजिए सही नहीं माना जाता है। इसका कोई थंब रूल नहीं है, ट्रेडिशन की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन क्या इसके लिए भी कोई रूल बुक होती है या फिर ट्रेडिशन बस है? इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन सारी बातें तो हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमने बात की लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय सेवानिवृत्त से। सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, ऐसे है कि जो आर्म फोर्सेस हैं अपने देश की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों, ये एक भावना की वजह से हम इस फोर्स में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं देश की और बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए। और जब एक भावना अंदर ऐसी भरी रहती है उस समय कि अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो जान की बाजी देकर हम अपने देश की रक्षा करते हैं।
अब इस भावना को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जिन जिन चीजों से ये भावनाएं बन के उभर के आती हैं, उन भावनाओं से बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करके उसको एक बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरह से नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं तो कुछ साल पहले जो ये बीटिंग द रिट्रीट का विजय चौक पे फंक्शन होता है, उसमें भी लोगों ने इस प्रकार का म्यूजिक का फ्यूजन किया था, जिसमें कि अपनी आर्मी की जो मार्शल ट्यून्स जो अपने आर्म फोर्सेस के बैंड बजाते हैं, उनके साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट को शामिल करके एक बड़ा ही रंगारंग प्रोग्राम सा किया था। तो उस समय भी इस प्रकार की काफी बुदबुदाहट सुगबुगाहट हुई थी कि हमें इन भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1950 से लेके अब तक ये जो मार्शल म्यूजिक है, जो कि आर्म फोर्सेस के बैंड के ऊपर प्ले करता है, उसके बेसिस पे ही हमारी भावनाएं वहां तक पहुंचती हैं। पुराने अपने इतिहास को भी अगर देखा जाए तो लड़ाई जब सुबह शुरू हुआ करती थी तो उस समय पे एक रिवोली बजाया जाता था, और जब शाम को फोर्सेस अपने शाम के समय, नाइट फॉल के समय जब वापस आती थी अपने टेंट्स में, तो उसमें रिट्रीट बजाया जाता था। तो ये सब जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत सदियों से चली आ रही हैं, और इसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नेचुरली किसी को, सोल्जर को पसंद नहीं आएगा। और ये ऐसा देखने में आया है कि पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है। और अभी जो विजय चौक के ऊपर देखिए ना, अब हर चीज की गरिमा होती है। विजय चौक या राजपथ की एक अपनी गरिमा है। क्या उसके ऊपर जो कल्चरल झांकियां निकलती हैं स्टेट्स की, वो अलग बात है। लेकिन क्या उसके ऊपर कल को कोई कहे अगर कि हम उसको समुद्र की बीच बना करके वहां पे हम लोगों को बीच की ड्रेस में तो नहीं डिस्प्ले कर सकते ना। तो वैसे ही ये भी है कि नेवी का जो ये डिस्प्ले दिखाया जा रहा है विजय चौक के आगे जो राजपथ है उसके ऊपर, ये उस गरिमा को भी काफी हद तक धूमिल करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और जिस चीज की जहां पे स्थान है उसको वहीं रखना चाहिए, और उसको खींच खींच करके सब तरफ एक पॉपुलरिटी के तौर पे नहीं करना चाहिए। देखिए, ये फैसला तो हाईएस्ट लेवल पे हुआ होगा, ये फैसला आर्म फोर्सेस के लेवल पे नहीं होता है। आर्म फोर्सेस अपना एक प्रपोजल रखती हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक जाता है, और जितना कुछ भी 26 जनवरी के लिए अप्रूव होता है, ये पूरा एक मिनिस्ट्री से अप्रूव होकर के, चाहे वो स्टेट की झांकियां हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस की इस तरह की जो भी कॉन्टिजेंट्स होते हैं, बैंड के कॉन्टिजेंट्स होते हैं, ट्रुप्स के कॉन्टिजेंट्स होते हैं, ये सारा अप्रूवल जो है वो मिनिस्ट्री लेवल पे होता है। ये हाईएस्ट लेवल मैं कहूंगा इसको। और अगर किसी ने ऐसा किया भी है, किसी ने नीचे से ऐसा प्रपोजल दिया भी है, तो जो लोग ऊपर बैठे हैं इसके अप्रूवल के लिए, उनको सबसे डिस्कशन के साथ सलाह करने के बाद और जानकार लोगों से पूछने के बाद इसको अप्रूवल देना चाहिए। वरना इस तरह से अगर होता रहेगा कि कोई भी किसी भी लेवल पे अप्रूवल दे करके हर तरह की भावनाओं से ऐसी छेड़खानी होती रहेगी, तो आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि जिन भावनाओं के चलते हम जोश खरोश में आकर के 15, 16, 17 साल के जब होते हैं, एकेडमी में जा करके देश के लिए जान की बाजी निछावर करने को तैयार होते हैं, उसमें फिर इस तरह का फिल्मी अंदाज जो है सही नहीं है। और अप्रूवल तो हाईएस्ट लेवल पे है, और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ शिकायत करने से किसी के ऊपर कोई डिसिप्लिन की कार्रवाई होगी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कम से कम अब तो इसको रोकिए, कम से कम अब तो इसको रिपब्लिक डे का हिस्सा मत बनाइए। तो यही मेरा मानना। तो ये पूरा मामला है। उम्मीद है अब आप इस वीडियो के सही या गलत होने पर बेहतर समझ के साथ एक निर्णय ले सकते हैं। तो अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। मोदी सरकार का एक फैसला जो दोबारा सेना और उसके वीर गति प्राप्त सैनिकों से ही जुड़ जाता है। मोदी सरकार का एक खास फैसला जिस पर राय बटी हुई है। अब देश की ज्यादातर आबादी ने इंडिया गेट तो देखा ही है। जिन्होंने दिल्ली आकर नहीं देखा, उन्होंने अखबारों में या तस्वीरों पर या टेलीविजन में देखा है। बड़े से गेट के नीचे एक ज्वाला हमेशा जलती रहती है। इसे कहते हैं अमर जवान ज्योति। 50 साल से मशाल जल रही है, कभी भी नहीं बुझी। 1971 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि स्वरूप ये ज्योति जलाई गई थी। लेकिन अब आपको इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति नहीं दिखेगी। वहां दिखेगी नेताजी सुभाष चंद्र बसु की प्रतिमा। अब ये सब क्यों हुआ, पहले वो समझ लीजिए, फिर जो विवाद चल रहा है उस पर आएंगे। आज मोदी सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय कर दिया। मतलब अब इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दो जगहों पर अलग अलग ज्योतियां नहीं जलाई जाएंगी, एक ही जगह शहीदों के लिए लौ जलती रहेगी।
और वो जगह जैसा हमने पहले बताया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ही होगा। आपको मालूम ही होगा 3 साल पहले 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जिसे अंग्रेजी में हम वॉर मेमोरियल कहते हैं। तो यहाँ भी वीरगति को प्राप्त सैनिकों के लिए मशाल जलाई गई थी। अब राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाना शहीदों का अपमान है। सुनिए पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। हर इतिहास के साथ मोदी जी को जोड़ दिया जाए, उसी दिशा में एक और कदम उठाया जा रहा है। पहले पार्लियामेंट बनाने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास हो, कि मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हेरिटेज को मेंटेन करना चाहिए। अमर ज्योति जवान एक हेरिटेज है, उसे ना हटाए, नए और कई मेमोरियल उन्हें बनाना है बनाए, लेकिन इतिहास मिटाने का खेल जो शुरू है वो ठीक नहीं। आज नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना हुई, तो उस नेशनल वॉर मेमोरियल जो देश का एकमात्र अपने उस शहीदों की शहादत की प्रेरणा स्थली है, और वहाँ पे अगर इस अमर जवान ज्योति को ले जाने का काम किया गया है, तो ये एक रेस्पेक्ट है। क्योंकि अब सारे फंक्शंस जब से नेशनल वॉर मेमोरियल हो गया है शहीदों की याद में, वहीं पे होता है। अब ये तो 71-72 में जिस समय वॉर हुआ था, उस समय तत्कालिक एक इंडिया गेट पे बना दिया गया था, लेकिन आज आज़ादी के बाद के भी करीब 25,000 लोगों का नाम उस नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित हुआ है। और ये मैं समझता हूँ, तो इस तरह से इस पे भी राजनीति अगर हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये उन शहीदों का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अमर जवान ज्योति 50 साल से जल रही थी, तो आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि उससे पहले इंडिया गेट के नीचे क्या हुआ करता था। इसके लिए थोड़ा और पीछे से इंडिया का इतिहास आपको समझना होगा। असल में इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से जो जवान लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए, उन जवानों के नाम, करीब 90,000 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर उकेरे गए हैं। अंग्रेजों ने यहां अमर जवान ज्योति नहीं जलाई थी, इंडिया गेट के नीचे प्रतिमा लगाई थी। इंडिया गेट के पास ही प्रतिमा लगाई गई थी। ये किसकी? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की। और तब इसे इंडिया गेट के बजाय किंग्सवे कहा जाता था। राजपथ को वैसे किंग्सवे कहा जाता था, इंडिया गेट उस पर है। बाद में नाम पड़ा इंडिया गेट, क्योंकि हमने इंडिया गेट नाम दे दिया। और 1968 में ब्रिटिश किंग की मूर्ति भी हटाई गई। प्रतिमा को हटाकर दिल्ली के ही बुराड़ी कोरोनेशन पार्क में भेज दिया गया। तब से छतरी खाली थी इंडिया गेट के पास वाली। और फिर 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती है। ये हिस्ट्री आपको पता है, जो आज विलय कर दी गई है नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में। अब यहाँ विराजेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बसु। अमर जवान ज्योति वाली जगह नहीं, उसके पास ही एक दूसरे गुंबद के नीचे जो छतरी है, आज वहां सुभाष चंद्र बसु का होलोग्राम लगा दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर वहां मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो ये पूरा मामला है। दूसरी सुर्खी में चुनावी राज्यों के अपडेट्स हैं। सबसे पहले यूपी की बात, खबर इस वीडियो में है, इस वीडियो को देखिए। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। आज यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रियंका से मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल पूछा गया और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट बड़ा इनोसेंट जवाब दिया है कि मेरे अलावा आपको कौन सा चेहरा नजर आ रहा है। मतलब प्रियंका ने मान लिया कि यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार वो खुद हैं, उनके अलावा कोई चेहरा दूसरा नहीं। वैसे शायद प्रियंका की जगह कोई और नेता होता तो वो इतने हक से ये बात कर नहीं पाता। शायद कहता कि पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेगा, या ऐसा ही कोई जवाब देता। लेकिन प्रियंका गांधी पार्टी की मुखिया वाले परिवार का हिस्सा है, तो शायद उन्हें इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा और उनके इस बयान पर पार्टी में कोई सवाल भी नहीं पूछे गए। खैर, प्रियंका मुख्यमंत्री बन पाएंगी या नहीं, ये चुनाव में जनता के जनादेश से तय होना है। यूपी से ही कुछ और खबरें हैं। आज भाजपा ने 85 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट के कुछ चर्चित नाम आपको हम यहां बता रहे हैं। आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए असीम अरुण को कन्नौज से टिकट मिल गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव जो सपा से भाजपा में आए थे, उनको भी टिकट मिला है सिरचागंज सीट से। नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट मिला है। अदिति सिंह को रायबरेली से और सतीश महाना को कानपुर के महाराजपुर से टिकट दी गई है। अब उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। वहां हरक सिंह रावत ने भाजपा छोड़कर फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। 2016 में उन्होंने कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर दी थी। हरीश रावत की सरकार गिराई थी और फिर भाजपा में आए थे और अब 6 साल बाद फिर से कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं। अब चलते हैं गोवा की तरफ। वहां से भी एक अपडेट आया है।
वहां सुर्खी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को लेकर है। उत्पल पणजी से टिकट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तो अब उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरने का फैसला लिया है, मतलब भाजपा से बगावत कर दी है। ये तो चुनाव के अपडेट्स। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर की शुरुआत एक पुरानी तस्वीर से करते हैं। तस्वीर 28 मई 2021 की, जब प्रधानमंत्री मोदी अम्फान तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा करने पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले गए थे। दोपहर के 2 बजे पश्चिमी मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में एक बैठक की, मगर उनके बगल की 2 कुर्सियां करीब आधे घंटे खाली रहीं। एक कुर्सी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थी और दूसरी उनके चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय की। ये 2 खाली कुर्सियां विवाद का विषय बन गई। प्रधानमंत्री को आधे घंटे इंतजार कराने के बाद ममता आई और तूफान से हुए नुकसान की प्राइमरी रिपोर्ट सौंपकर बिना मीटिंग किए निकल गई। एक नेता ने दूसरे नेता को इंतजार करवाया, एक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इंतजार कराया। एक दूसरे पर राजनीतिक आक्षेप खूब हुए थे तब। लेकिन बात सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रह गई, क्योंकि एक IAS अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका मीटिंग में न आना केंद्र सरकार को अखर गया। और शाम होते होते DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब किया। DOPT को हिंदी में हम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कहते हैं और यही IAS अधिकारियों के काडर को कंट्रोल करता है। AIS ऑल इंडिया सर्विसेज जितनी होती हैं तीनों, ये सब DOPT के अंदर ही आती हैं। और कार्मिक विभाग का मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री के पास होता है। तो फिर विभाग ने तुरंत ही बंगाल सरकार से उन्हें रिलीव करने की गुजारिश की। साथ ही अलपन बंदोपाध्याय को 31 मई सुबह 10 बजे तक दिल्ली तलब किया गया था। उनको तब रिपोर्ट करना था उस वक्त तक। अब यहां दिलचस्प ये था कि 31 मई को ही 1987 बैच के IAS अलपन बंदोपाध्याय सेवानिवृत्त हो रहे थे और केंद्र सरकार ने कार्रवाई के मूड से उन्हें दिल्ली बुला लिया था। मगर चीफ सेक्रेटरी तो ठहरे CM के खास आदमी, तो उनकी तरफ से CM ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। उनकी तरफ से कह दिया कि 3 दिन में रिटायर हो रहे हैं तो वो दिल्ली नहीं जाएंगे। चुनाव का टाइम था और याद होगा इस पर केंद्र और राज्य में बड़ी तनातनी हुई। फौरन ही उन्हें चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाकर ममता ने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। लेकिन मसला PM मोदी को इंतजार कराने का था, तो फिर केंद्र भी अड़ गया और कहा गया कि भले ही वो रिटायर हो रहे हों, लेकिन उन्होंने PM मोदी को आपदा के समय में इंतजार कराकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री NDA में यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं और अधिकारी के गायब रहने पर कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि जब चेयरपर्सन मीटिंग ले रहा है तो फिर आपको मौजूद रहना है। अलपन से लिखित जवाब मांगा जाने लगा और इसके बाद आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ट्विटर समेत टीवी पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी। केंद्र की तरफ से भी मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी तब पहुंचा था। अब देखिए, भारत राज्यों का एक संघीय ढांचा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उसके पिलर हैं, खंबे, लेकिन ये दोनों ही पिलर की तरफ से उस ढांचे को हिलाया जा रहा है जिनको सपोर्ट करना था उसे। एक IAS अधिकारी जिससे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को काम करवाना होता है, वो उस अधिकारी के लिए काम करने लग गए। एक बचाने में लग गया और दूसरा ना बख्शने में। सारा विवाद एक IAS की राज्य से दिल्ली में पोस्टिंग को लेकर हुआ। अब आ जाते हैं आज के पॉइंट पर। ये सारी कहानी आखिर हमने आपको सुनाई क्यों? तो वजह यह है कि IAS की पोस्टिंग को लेकर ही फिर से बंगाल की CM ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार आमने सामने है। दरअसल हुआ यह है कि केंद्र सरकार ने IAS कैडर रूल्स 1954 में बदलाव करने का फैसला लिया है। उसके लिए वो अगले सत्र में संसद में बिल भी पास कराने की तैयारी में है। केंद्र ने राज्यों को एक्ट का ड्राफ्ट भेजकर उनसे सुझाव मांग लिया है। 25 जनवरी तक राज्यों को जवाब दे देना है। होता यह है कि अब तक IAS रूल्स 1954 के तहत जब केंद्र सरकार को राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे किसी IAS अधिकारी को दिल्ली लाना होता है तो वो राज्य से गुजारिश करते थे कि फला अधिकारी को डेपुटेशन पर आप हमें दे दीजिए। इसके लिए IAS अधिकारी को उस राज्य से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता था, यानी एक तरह की सहमति बननी होती थी केंद्र और राज्य के बीच, और फिर वो केंद्र के विभागों में आता था अधिकारी। राज्य के मना करने पर भी केंद्र के फैसले को ही तरजीह देने की परंपरा है। लेकिन अब केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करना चाहती है। नए ड्राफ्ट में नियम यह है कि किसी भी IAS अधिकारी को केंद्र में लाने के लिए अब राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं रहेगी, जैसा कि अब तक चल रहा था। केंद्र से आदेश आएगा कि राज्य इस IAS अधिकारी को इस तारीख को दिल्ली भेज दें तो राज्यों को भेजना ही पड़ेगा। अगर राज्य ने नहीं भेजा तो केंद्र की बताई तारीख से अधिकारी कार्य मुक्त माना जाएगा, यानी केंद्र जब चाहेगा किसी भी राज्य के सीनियर IAS अधिकारी जो भी केंद्र में काम करने की काबिलियत रखते हैं उन्हें बुला लेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने इस तरह के IAS कैडर नियमों में बदलाव के ड्राफ्ट पर मुहर भी लगा दी। Letters written by the West Bengal Chief Minister that the officer's consent will not be required now
when he is called to Delhi. Is it right, sir? The new notification has new recommendations are like that. अभी तो क्या recommendations हैं and they have gone to the state governments for their comments and the discussion process is on. But the point is it has to work both ways. You can't have consent all the time because, as I said, from Maharashtra, if you look at it, there are today only 22 officers from Maharashtra in Government of India against the quota of 93. So, and I know a lot of my colleagues in Maharashtra who have never come to Government of India. That is why they never got empaneled as additional secretary, never get empaneled as secretary, which again is not good. यानी केंद्र सरकार की दलील है कि कई राज्यों के अधिकारी केंद्र में काम नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र को उदाहरण देकर कहा गया कि वहां से 93 अधिकारियों का कोटा है और केंद्र में सिर्फ महाराष्ट्र कैडर के 22 ही अधिकारी काम कर रहे हैं। केंद्र की तरफ से दलील दी गई कि उसके पास काम करने वाले आईएएस अधिकारियों की कमी है और जब राज्यों से अधिकारी मांगे जाते हैं तो वो अपने काबिल और भरोसेमंद अधिकारियों को देने से मना करते हैं, जैसा बंगाल के केस में देखने को मिला और इस स्थिति में विवाद होता है। लेकिन ये तो केंद्र की दलील है। चूंकि हम पत्रकार हैं तो दोनों पक्षों की दलील रखना हमारी ड्यूटी है। अब राज्यों की चिंता यह है कि अगर आईएएस अधिकारियों को केंद्र से कंट्रोल किया जाने लगा तो फिर राज्य के काम में अड़ंगा भी आ सकता है। काम चलेगा कैसे? ममता बनर्जी की तरफ से संघीय ढांचे को तोड़ने का आरोप लगाते हुए एक नहीं दो चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं। जब आप इस शो देख रहे हैं तब तक क्या लिखा कि डीओपीटी के मंत्री कौन है। यहां इशारा प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ है। यह प्रस्ताव सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है और राज्य के प्रशासन को प्रभावित करेंगे। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध कराने पर जोर देने से न केवल राज्यों का प्रशासन प्रभावित होगा बल्कि राज्य के प्रशासन का आकलन और योजना बनाना भी असंभव हो जाएगा। सीएम साहिबा का जो चिट्ठी थी उसके अंदर जो लिखा था वो हमने आपको बताया। अब होता क्या है कि हर सरकार को अपने भरोसेमंद अधिकारी चाहिए होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस पर भरोसा होगा उसी के साथ काम करना आसान रहता है। लेकिन अब केंद्र जब चाहे जिस व्यक्ति को दिल्ली बुला ले तो इस नियम से राज्यों को आपत्ति हो गई और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि ओडिशा की तरफ से भी आईएएस एक्ट में बदलाव के ड्राफ्ट का विरोध किया गया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक में भी इसके खिलाफ स्वर उठे। उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी जाएगी। मगर ये तो रहे बीजेपी के विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्य। मगर इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के मुताबिक दावा किया है कि नए नियमों पर मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय की सरकार ने भी चिंता जताई है, क्योंकि हर राज्य की सरकारों को लगता है कि उनके अधिकारियों पर उनका पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। कई अधिकारी नेताओं से तालमेल बनाकर मामला राज्य में ही जमा लेते हैं। बिहार के चीफ सेक्रेटरी साहब अमीर सुबहानी ने तो इंडियन एक्सप्रेस से ये कह भी दिया कि अभी का नियम ही अच्छा है, यानी आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की एक बड़ी स्थिति बनती नजर आती है। और कम से कम टीएमसी की तरफ से आ रहे बयानों से तो यही लगता है। सुनिए स्वागत राय क्या कह रहे हैं। ये नया जो कानून है, नया जो विधि बदला जा रहा है, वो पूरा आईएएस ऑफिसर का पूरा जिम्मेवारी केंद्र पर ले रहा है। अभी केंद्र किसी को डेपुटेशन पर मांगेगा तो उसको जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएगा तो उसको डिलिस्टिंग होगा, उसका पेंशन वगैरह बंद हो जाएगा। पहले था कि केंद्रीय डेपुटेशन में जाने के लिए राज्य का अनुमति का जरूरत था, अभी इसमें नहीं रहेगा, तो राज्य सरकार का कोई प्रभाव आईएएस ऑफिसर पर नहीं रहेगा। ये खतरनाक है, ये हमारा युक्त राष्ट्रीय ढांचा के खिलाफ है। टीएमसी सांसद स्वागत राय केंद्र के इस फैसले को राष्ट्र की धारणा के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, जो पहले टीएमसी में थे अब बीजेपी में हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये होना जरूरी है और हवाला वही अल्पन बंदोपाध्याय का ही दे रहे हैं। केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का पास अभी भी कानून है, एक कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है, ये उसकी थोड़ा काटसी है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन और इस कानून को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए जो मुहिम उठाई है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सही कदम है, इसको तुरंत लागू करना चाहिए। कुछ महीने पहले जब हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मेदिनीपुर आया था, वो जो जॉस की घूर्णावर्त आया था, उसका बाद रिव्यू करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ इस राज्य की पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी अभी जो एडवाइजर टू ऑनरेबल सीएम है, इतना उन्होंने खराब हरकत की, मेरा आंख के सामने इतना बेइज्जती किया हमारी देश की प्रधानमंत्री का,
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए ये आइन तुरंत आना चाहिए और ये IAS IPS जो स्टेट गवर्नमेंट की इशारा पर काम करता है, भारतवर्ष का, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, उसका अंदर नहीं काम कर रहा है, उसको हटाने के लिए, उसको खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक कानून को और भी क्लियर करना के चाहिए। बीजेपी के नेताओं और विपक्ष के नेताओं के तर्क अपनी अपनी जगह हैं। हर कोई अपनी ढपली और राग चाहता है, लेकिन इस नियम पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं और इतिहास क्या कहता है, अब उसे समझने का समय है। इतिहास ये कहता है कि भारत में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने 1861 के साल में सिविल सेवा शुरू की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिविल सेवकों की नियुक्ति करा करते थे उस दौर में। उस समय ICS का मतलब इंपीरियल सिविल सर्विस होती थी, इंडियन सिविल सर्विस भी कह देते थे क्योंकि हिंदुस्तान में होती थी। जब आज़ादी मिल गई तो अंग्रेजों की शासन की इस प्रणाली को अपना लिया गया क्योंकि काम की लगी, मगर ICS का नाम बदलकर IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गया। ये तो रहा इतिहास। अब नियम ये कहते हैं कि चाहे IAS, IPS और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके जो भी अधिकारी होते हों तो केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे। UPSC के जरिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, मगर बाद में उन्हें काडर चुनने का एक ऑप्शन दिया जाता है। जैसे UP काडर हुआ, MP काडर हुआ, बाकी राज्यों के काडर हुए, एक UT काडर भी है। वरीयता और पसंद के आधार पर अधिकारियों को राज्य अलॉट होते हैं और वो उस राज्य के अधीन चले जाते हैं, वहां जाके आपको काम करना पड़ता है। इनके अलावा एक होता है AGMUT काडर, जिसके तहत केंद्र शासित राज्यों और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में नियुक्तियां होती हैं। AGMUT काडर के अधिकारियों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग सीधे केंद्र के कंट्रोल में रहता है। इसी को UT काडर भी कहते हैं, मगर बाकी राज्यों में ऐसा होता नहीं। मगर हाँ, एक नियम और है, राज्यों को 40% कोटा केंद्र में डेप्यूटेशन के लिए रिजर्व रखना पड़ता है कि आपको अपना ऑफिसर भेजना पड़ेगा जब वहां सेंटर में काम पड़ेगा। केंद्र हर साल 10 में से 4 सीनियर IAS अधिकारियों के नाम भी मांगता है, मगर राज्य क्या करते हैं कि अपने चहेते अधिकारियों का नाम कभी देते नहीं इस लिस्ट में। अब भाई, प्रशासन चलाने के लिए हर किसी को काबिल आदमी चाहिए और कोई अपना काबिल आदमी छोड़ना भी नहीं चाहता। हर ऑफिस में होता है, स्टेट्स और सेंटर के बीच भी यही हो रहा है। तो बीच का रास्ता क्या है और केंद्र और राज्य के तनाव की वजह क्या है? अब इस विषय पर ज्यादा जानकारी रखने वाले विकास पाठक की बात सुनिए। अब ये IAS का जो सिस्टम था, ये तब तक एकदम वैलिड था जब तक कुछ मुख्य मुद्दे उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों की आप समझ लीजिए कि मतलब इनका सामंजस्य बैठ सकता था। ये दे कुड बी ऑन द सेम पेज। तो इसके लिए आवश्यक है कि अगर केंद्र सरकार बोले कि आपका ये जो अफसर है ये हमको चाहिए इस ड्यूटी के लिए, तो राज्य सरकार उस पर हाँ कर दे। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, कुछ राज्य सरकारों में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। मतलब आपने बंगाल में देखा, वहां के चीफ सेक्रेटरी के केस में देखा। उसके अलावा मतलब बंगाल में ही हुआ कि कुछ जो अफसर हैं उनको केंद्र चाहता था लेकिन उनको भेजा नहीं गया। अभी सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो हमने पंजाब में देखा। तो अब अगर उतना भरोसा नहीं है एक दूसरे पर, तो शायद केंद्र सरकार चाहती है कि अगर हम किसी अधिकारी को राज्य से केंद्र में लाना चाहे तो ऐसा ना हो कि जो पार्टी है पावर में उस स्टेट में वो हमारी नहीं है, किसी और पार्टी की है, तो वो उसको रोक दे। तो यहाँ प्रयास ये चल रहा है केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि आप ऐसा कुछ करें जिससे कि ये जो एक रूट बन जाए कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। यानी तनाव की वजह दो तरफा है। PM को अपने खास अधिकारी चाहिए तो CM को भी अपने खास अधिकारी चाहिए। IAS के अलावा IPS और IFS के नियमों में भी बदलाव की मंशा जताई है सरकार ने। ड्राफ्ट में एक और बात है जिस पर राज्यों का विरोध है, वो क्या है बताते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई IAS बन गया और उसे बिहार कैडर मिला, तो उस पर अब सीधा कंट्रोल बिहार के चीफ सेक्रेटरी का होगा जो सूबे के सबसे बड़े IAS अधिकारी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी पर सीधा कंट्रोल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। किसी जिले में ट्रांसफर करना, सचिवालय में पोस्टिंग करनी है, सब कुछ मुख्यमंत्री की मर्जी से चलता है। कुछ भी गलती हुई तो कार्रवाई भी उन्हीं की तरफ से होगी। लेकिन केंद्र सरकार अब कार्रवाई में भी वैकल्पिक व्यवस्था चाहती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी अधिकारी को केंद्र ने तलब भी कर लिया और कहा कि
कल दिल्ली आइए तो हो सकता है कि वो ये कह दे कि कल तो सीएम साहब के साथ बैठक है, हम नहीं आ सकते। राज्य के अधिकारी का मालिक सीएम तो वफादारी भी सीएम की तरफ, और इस स्थिति में केंद्र ज्यादा कठोर कार्रवाई कर नहीं पाता है। आपको याद हो तो बंगाल चुनाव के वक्त डायमंड हार्बर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर चल गया था। हमला हुआ तो केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारियों को तत्काल दिल्ली तलब किया। अब केंद्र ने तलब तो किया, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों को देने से मना कर दिया और आज भी वो अधिकारी बंगाल में काम कर रहे हैं। केंद्र कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाया। पंजाब के सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में भी यही हुआ। जानकारी के बावजूद अनदेखी हुई, आईपीएस अधिकारियों से जवाब तलब चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मगर केंद्र कार्रवाई कर नहीं पाया। तो बीते दिनों में जो 2 बड़े मामले हुए हैं, एक पश्चिम बंगाल का और दूसरा पंजाब का, उसे ही जानकार विवाद की असल वजह मान रहे हैं। तो यहाँ हम उन अफसरों की बात कर रहे हैं जो कि राज्य में भी रहेंगे और डेपुटेशन पे भी जाएंगे। अब ऐसे में अगर डिस्ट्रस्ट बहुत फंडामेंटल हो जाए तो सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार ये ट्रस्ट कर सकती है कि हम अगर मांगेंगे कि फला अफसर को आप हमारे पास भेजें तो स्टेट गवर्नमेंट भेज देगी। और स्टेट गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि किसी अफसर को अगर ये मांगेगी तो इनकी मंशा क्या है। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, दोषारोपण नहीं कर रहा हूं कि ये गलती इनकी है कि उनकी है। मेरा मतलब ये है कि पोलराइजेशन हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस हद तक जा चुका है कि फेडरल स्ट्रक्चर का चल पाना जिस तरह उसकी परिकल्पना की थी संविधान ने, आजकल उसमें दिक्कत हो गई। इसी कारण से अब केंद्र सरकार चाहती है शायद कि हम कुछ ऐसा नया नियम लाएं जिससे कि अगर किसी आईएएस को हम बुलाना चाहें या एक्शन लेना चाहें तो हम कर सकें। भाजपा की भी राज्य सरकारें, जो एक्सप्रेस की स्टोरी थी, मध्य प्रदेश हो गई, उनको भी आपत्ति शायद हुई है। कारण ये है कि अगर ये व्यवस्था बन गई तो व्यवस्था बाद में भी चलेगी। मान लीजिए बीजेपी ना हो केंद्र में, कोई और पार्टी हो या कोई और गठबंधन हो, तब भी संभव है कि वही प्रॉब्लम्स आए। और हाँ, उसमें आपकी बात सही है कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि कोई केंद्र सरकार बोले कि हमको ये राज्य सरकार पसंद नहीं है तो हमने एक्शन ले लिया इसके चीफ सेक्रेटरी पे, वो भी संभव है। तो प्रॉब्लम है ये, मतलब अगर आप देखें फेडरल स्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे इसका मिसयूज हो सकता है। यानी नियमों में बदलाव के जरिए केंद्र अब आईएएस अधिकारियों पर सीधा कंट्रोल चाहता है और राज्यों को लग रहा है कि केंद्र का सीधा दखल हुआ तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र ने चाहा तो सीधे सीएम के चीफ सेक्रेटरी पर ही कार्रवाई हो जाएगी, तो सीएम छटपटा कर रह जाएंगे। ये ऐसा विषय है जिस पर लंबी बहस होने वाली है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में संसद में भी खूब बवाल कटे। इसलिए आज ही हमने आपको सब बता दिया, दोनों पक्षों का तर्क भी बता दिया ताकि आपको राय बनाने में आसानी हो। खबरों के लिहाज से आज बस इतना ही। आखिर में अब कू की राय। आज का सवाल हमने लोगों से पूछा था कू पर कि क्या इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर मोदी सरकार ने सही किया। हाँ कहा 62% लोगों ने, ना कहा 38% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं। हम उसे भी ललन टॉप शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। चलते चलते एक गुजारिश और सुनते जाइए हमारी। हम यानी कि आपका दी ललन टॉप गोवा और मणिपुर आ रहा है विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए। कुछ तैयारी हम ज़रूर करके आएंगे और कुछ हमें चाहिए आपकी मदद। अगर आप मणिपुर और गोवा में रहते हैं, हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो इलाके की जानकारी रखते हों और हमें ये बता सकें, गाइड कर सकें कि कहाँ जाना सही होगा, कहाँ देखें, क्या दिखाएं हम आप लोगों को। ये सब लोग हमें ltchunav@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में ज़रूर लिखिए गोवा या मणिपुर, जहाँ कि आप वॉलंटियर होना चाहते हैं। उचित मानदेय देने की हमारी कोशिश रहेगी।